Hello everyone, welcome to Sriram's IS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. आज हम बात करेंगे टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड स्कीम, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, शिंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दिस यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन रिपोर्ट 2023-2024. जैसे जैसे आर्टिकल्स आएंगे वैसे वैसे आई लेट यू नो कि प्रीलिम्स के लिए मतलब सारे आर्टिकल्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है प्लस मेंस. सो दिस विल बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे. प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. यू हैव कमेंट सेक्शन. प्लीज डू शेयर योर फीडबैक ऑल्सो. नाउ अच्छा हाँ, Sriram's IS is serving the nation since 1985, so you can trust the quality content that is being shared with you as well. ऑल्सो प्रीलिम्स मास्टरी कोर्स चल रहा है. जो अपकमिंग प्रीलिम्स 2025 देना चाहते हैं यू कैन रेफर दिस कोर्स. डिटेल्स आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर. यू कैन कॉन्टैक्ट एंड दे विल प्रोवाइड यू द कंप्लीट डिटेलिंग ऑफ द कोर्स. ठीक है. नाउ आई थिंक लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल वेयर विल डिस्कस अबाउट दिस रिपोर्ट. ये कह रही है कि जो बच्चों की एनरोलमेंट, जो टोटल एनरोलमेंट बच्चों की स्टूडेंट्स की हुई है दैट हैज़ ड्रॉप्ड by over a crore in 2023-2024 as compared to previous years. 2023-24 में स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट गिरा है by a crore, right? So this was a report. जो रिपोर्ट है that is UDISE plus, ये रिलीज करी जाती है by Ministry of Education. So this report is one of the largest, UDISE plus is one of the largest management information system. शुरू किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसके तहत 14.72 लाख ऑफ स्कूल्स आर कवर्ड, 98 लाख ऑफ टीचर्स एंड 24.80 करोड़ ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ चिल्ड्रंस. तो क्या है बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ. ओवरऑल ये जो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है फॉर एजुकेशन प्लस, दिस इज़ अ डेटाबेस सिस्टम जो हमारी सरकार ने बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाया है, जिसके चलते वो लोग कंप्लीट डेटा को कलेक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं इंफॉर्मेशन को अबाउट ऑल द स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री. तो एक ऐसा नेशनल ऑनलाइन सिस्टम है जो स्कूल्स का, टीचर्स का, बच्चों का, स्कूल की फैसिलिटीज़ का पूरा एक रिकॉर्ड रखता है, जिसके तहत इतने स्कूल्स, इतने टीचर्स, इतने करोड़ स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पर रहता है. अब ये काम कैसे करता है? देखो, हर एक स्कूल की अपनी एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है जो वो एंटर करते हैं टू देयर डेटा इनटू दिस सिस्टम. तो वहां से इट इज मैनेज. ठीक है, जस्ट अ मिनट. हाँ जी, सो एक सेकेंड ना. हाँ, तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल फैसिलिटी है दैट इज क्रिएटेड बाय द डिपार्टमेंट फॉर द रिकॉर्ड ऑफ डेटा दैट इज रिलेटेड टू स्कूल्स, टीचर्स, एनरोलमेंट कितना हुआ है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी रिकॉग्नाइज स्कूल्स हैं कंट्री में सबका. सो जो डेटा कैप्चर किया जाता है दैट इज कैप्चर्ड थ्रू डेटा कैप्चर फॉर्मेट DCF. इट इज फिल्ड आउट बाय द स्कूल हेड टीचर्स जो होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं, जिसके अंदर हमारे स्कूल में इतने बच्चे हैं, इतने टीचर्स हैं, इतने क्लासरूम्स हैं, वो सारा कुछ वो डेटा एंटर करते हैं. और जो डेटा है वो वेरीफाई होता है, वो चेक होता है 3 लेवल पे, लोकल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो तीनों लेवल्स पे होता है, लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे. ठीक है, तो फाइनली जो स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते हैं दे अप्रूव द डेटा एंड दैट इज ऑफिशियली वेरीफाइड. ठीक है जी. सो जब ये देखो, ऑब्वियसली ये एक रिलायबल डेटाबेस है फॉर द स्कूल एजुकेशन इन इंडिया. सरकार को हेल्प मिलती है टू अंडरस्टैंड कि स्टेट ऑफ स्कूल्स क्या चल रहा है, ट्रैक द चेंजेस, दे प्लान बेटर पॉलिसीज फॉर द एजुकेशन. तो एक ऐसे लगा लीजिए एक जाइंट, एक बिग डेटाबेस है जिसमें यू गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. अब ये रिपोर्ट क्या कहती है? अच्छा, ये जो डेटा दैट इज एंटर्ड इन द पोर्टल दैट इज बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट इटसेल्फ, ये मैंने आपको बता ही दिया है, मोस्ट ट्रस्टेड डेटाबेस है स्कूल एजुकेशन का. अब ये रिपोर्ट कहती है कि 8 करोड़ बच्चों ने एनरोल किया 2023-24 के अंदर, और यही फिगर अगर मैं 2022-23 में लगाऊं तो 25 करोड़ बच्चे थे लगभग. तो इस साल एनरोलमेंट कम हुई है. ठीक है, सो इन द एकेडमिक ईयर 2023-2024 25 करोड़ स्टूडेंट्स वर एनरोल्ड इन द स्कूल्स. प्रीवियस ईयर में सॉरी बट यहाँ पर व्हाट दे आर रेफरिंग टू, ये देखो प्रीवियस 4 सालों की उन्होंने फिगर बताई है कि देखो 21-22 में 26 करोड़ बच्चों ने दे गेट एनरोल्ड. फिर अगले साल
20-21 में, उससे पहले 26 करोड़ बच्चे थे, 26.4544, वो ऐसे करके चल रहा है, उतना आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो ये बोलना चाह रहे हैं कि 2022-23 और 2023-24 की अगर मैं बात करूं, 2022-23 और 2023-24 की बात करूं, तो तब जो बच्चों का एनरोलमेंट है वो ड्रॉप हुआ है बाय ओवर 1 करोड़। ठीक है, तो ये पहला डिक्लाइन है पैंडेमिक के बाद। तो ऑब्वियसली एक वरिंग ट्रेंड है ये स्कूल के अटेंडेंस में। बॉयज जो है दे मेकअप 51.9% ऑफ द एनरोलमेंट्स और गर्ल्स 48%। माइनॉरिटीज़ की बात करूं, अराउंड 20% जो बच्चे होते हैं टोटल एनरोलमेंट में से, वो रिप्रेजेंटेशन है माइनॉरिटीज़ का, जिसमें से 79% मुस्लिम्स, 10% क्रिश्चियंस, 6.9% सिख, 2.2% बुद्धिस्ट, 1.3% जैन्स एंड 0.1% पारसीज। तो माइनॉरिटीज में से भी सबसे ज़्यादा, आप थोड़ा सा एक ऑर्डर आपको मालूम होना चाहिए। एंड व्हाट अबाउट द एनरोलमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस? सी 2023-24 में 4.47 करोड़ SC स्टूडेंट्स गॉट एनरोल्ड। 2022-23 में दैट वाज 4.59। तो देयर इज ऑब्वियस थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको डिक्लाइन देखने को मिला है। और ओबीसी कैटेगरी के अंदर 2023-24 में 10.2 करोड़ ओबीसी स्टूडेंट्स वर एनरोल्ड। 2022-23 में दैट नंबर वाज 11.45। 2023-24 में आप लगा लीजिए 2 करोड़ बच्चों ने एनरोल किया, एंड द सेम वाज 11.45 इन 2022-2023। तो ओवरऑल बेसिक फैसिलिटीज की बात करी जाए तो मोस्ट स्कूल्स, 90% स्कूल्स लगभग ऐसे हैं जहां बेसिक एम्यूनिटीज हैं। इलेक्ट्रिसिटी का, जेंडर स्पेसिफिक टॉयलेट्स होना, एडवांस फैसिलिटीज होना, मतलब डेस्कटॉप इंटरनेट एक्सेस होना, एंड रैम्स विद द हैंड रेल्स, सो दैट इज देयर, बट स्टिल लिमिटेड। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दे हैव। लेकिन जब आप मोर एडवांस फैसिलिटीज पे आते हो, जैसे यही फंक्शनल कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, इंटरनेट की बात कर रहे हैं, एंड थिंग्स दैट आर इक्विप्ड विद रैम्स, तो यहाँ चीज़ें लिमिटेड हैं। मान लो जैसे 57% स्कूल्स ही हैं जहाँ पर ये फंक्शनल कंप्यूटर्स हैं। इंटरनेट एक्सेस भी 53%, 54% स्कूल्स के अंदर ही है। रैम्स विद हैंड रेल्स वो भी 52% के आसपास ही है, जो बच्चों को हेल्प करता है ना, जो डिसेबिलिटी से, मतलब दोज हु आर डिसेबल्ड सो दे कैन मूव अराउंड ईजिली। तो वो ओवरऑल क्रक्स ये है, schools are doing well in providing the basic needs, but they still lack that accessibility, they still lack that technology, so it is harder for the students to learn modern skills, I would say. और students with disabilities, they can go around comfortably, वहाँ पर भी थोड़ा सा दिक्कत है, and overall there is a dropout as well. ठीक है, so that was the article. ये डेटा आप अपने आंसर्स में GS पेपर 2 में यूज कर सकते हैं। Coming to the next, before going to the next article, पॉलिटी के सेशंस अवेलेबल हैं ऑन द प्लेटफॉर्म, यू कैन रेफर दोज सेशंस। ऑल्सो देर आर अदर सीरीज टेकन बाय डिफरेंट फैकल्टीज, जिसके अंदर लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू एनी करंट अफेयर टॉपिक, तो भी आप रेफर कर सकते हो सेशंस को। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन एज वेल। अगला आर्टिकल क्या बात कर रहा है? 28th नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2025 की बात कर रहा है। तो हाल ही मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस, दे इशूड दिस गाइडलाइंस फॉर दिस पर्टिकुलर 28 नेशनल अवार्ड्स ई गवर्नेंस। डिजिटल गवर्नेंस अवार्ड्स के अंदर ये मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड द मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्रेस्टिजियस अवार्ड्स आप लगा लीजिए, जिनका एम है टू रिकॉग्नाइज एंड टू रिवॉर्ड दोज आउटस्टैंडिंग इनिशिएटिव्स इन ई गवर्नेंस। राइट, कैसे आपने गवर्नमेंट, देखो पॉलिसीज बनती हैं, लेकिन आप उन पॉलिसीज़ को कैसे पब्लिक तक भी डिलीवर करते हो, वो गवर्नेंस एस्पेक्ट में भी कितना किसने इम्प्रूव किया है, उस हिसाब से ये अवार्ड दिए जाते हैं। ओवरऑल पर्पस यही है कि यू प्रमोट दैट इनोवेटिव यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द गवर्नमेंट सिस्टम। आपकी जो डिलीवरी है, सर्विस डिलीवरी, ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन पार्टिसिपेशन, वो इम्प्रूव हो। तो ऑब्जेक्टिव इसका यही है, टू रिकॉग्नाइज दैट एंड टू प्रमोट द एक्सीलेंस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज इनिशिएटिव्स। राइट, तो मिनिस्ट्री हैज प्रोवाइडेड द रूल्स, मिनिस्ट्री हैज प्रोवाइडेड द गाइडलाइंस, द क्राइटेरिया कि आप नॉमिनीज को कैसे सिलेक्ट करोगे फॉर द अवार्ड्स इन 2025। तो ओवरऑल ये अवार्ड बेसिकली एक तरीके का एप्रिसिएशन है टू प्रमोट डिजिटल सॉल्यूशंस, ताकि गवर्नमेंट की सर्विसेज दैट यू आर प्रोवाइडिंग मेक इट मोर ईजियर एंड मेक इट मोर एक्सेसिबल फॉर द एवरीवन। राइट, सो मेन गोल आपको पता चल गया कि कैसे, हाउ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी
Are they getting excellence in that? So to recognize that, to make the services better, faster, that award is given. ठीक है. सो इस अवार्ड के तहत 2025 में इसके अंदर एक ट्रॉफी होगी, सर्टिफिकेट होगा और एक इंसेंटिव होगा 10 लाख का, जो गोल्ड अवार्डीज होंगे. सिल्वर अवार्डीज के लिए क्या होगा, ट्रॉफी होगी, सर्टिफिकेट होगा, लेकिन 5 लाख होंगे फॉर द सेम पर्पस. एंड टोटल 16 अवार्ड्स दिए जाएंगे, जिसमें 10 गोल्ड होंगे और 6 सिल्वर होंगे. 10 गोल्ड होंगे और 6 सिल्वर अवार्ड्स होंगे. और इस बार के लिए 2025 के लिए क्या कैटेगरीज हैं अवार्ड्स की? 6 कैटेगरीज हैं. पहला, गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. सिंपल क्या है, शब्दों में कहूं, टू रिकॉग्नाइज दोज efforts to redesign the government process using the technology. मतलब रिवॉर्ड्स देना जिन्होंने इनोवेटिव यूज किया हो ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑफ द कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, ताकि आप एक अच्छी सर्विसेज, पीपल फोकस सर्विसेज आप दे सकें. जिन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस करी हो इन साइबर सिक्योरिटी, उनको एक्नॉलेज करना, दोज हु हैव टेकन स्टेप्स फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द डिजिटल सिस्टम. ग्रास रूट लेवल पे जो सर्विस डिलीवरी करी है जिसने, उन इनिशिएटिव्स को हाईलाइट करना, राइट, टू इम्प्रूव द एक्सेस टू द गवर्नमेंट सर्विसेज एट लोकल बॉडीज, डिस्ट्रिक्ट्स, विलेज पंचायत्स. व्हाट नेक्स्ट? जस्ट अ मिनट. Focusing on expanding the projects that have already won the awards, जैसे National E-Governance Awards conferred by the other ministers. Digital transformation by the use of data analytics. उन सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, उन स्टेट्स, उन यूनियन टेरिटरीज को भी रिकॉग्नाइज करना जिन्होंने एफर्ट्स दिखाया है टू यूज डेटा एनालिटिक्स इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग, फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी. ठीक है. अच्छा, ये सब देखता कौन है, ऑर्गेनाइज कौन करता है, हु ओवरसी दीज अवार्ड्स? मिनिस्ट्री कौन सी है? पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन इज द नोडल मिनिस्ट्री. टोबैको इंडस्ट्री की एक सस्टेनेबल और एक टू इंश्योर द सस्टेनेबिलिटी एंड टू इंश्योर द ग्रोथ ऑफ दिस इंडस्ट्री, टोबैको बोर्ड हैज अंडरटेकन स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज. सो इसी के कॉन्टेक्स्ट में विल डिस्कस अबाउट द टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया. सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1 जनवरी 1976 में एस्टैब्लिश हुई. स्टैट्यूटरी बॉडी है तो कोई कानून होगा, दैट इज टोबैको बोर्ड एक्ट 1975. चेयरपर्सन होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री. इसका पर्पस ये है कि यू एक्सपोर्ट the board is, primary function of the board is export promotion of all the varieties of tobacco and its allied products. तो ओवरऑल फंक्शनिंग हो, अच्छी हो, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोबैको एंड द रिलेटेड प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज, इंश्योर करना कि जो फार्मर्स हैं दे गेट फेयर प्राइसेस फॉर देयर टोबैको क्रॉप्स, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना बैंक्स के थ्रू, नेसेसरी मटेरियल सप्लाई करना टू ग्रो दोज हाई क्वालिटी टोबैको. ये सारा काम बोर्ड का है. टोबैको की प्रोडक्शन को मैनेज करना, राइट, टू इट रेगुलेट्स द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ टोबैको, दैट इज FCV टोबैको. तो ये सारा काम जो है इंश्योर करना कि फेयर और रिम्यूनरेटिव प्राइस मिले टोबैको फार्मर्स को, ये काम है इस बोर्ड का. फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले फार्मर्स को थ्रू बैंक्स, राइट. व्हाट एल्स, कि आप फार्मर्स को ये गाइड करना टू यूज सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड्स दैट आर बेटर फॉर द एनवायरनमेंट ऑल्सो, ये भी उनका काम है. व्हाट नेक्स्ट, द बोर्ड कंडक्ट्स प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव टोबैको फार्मिंग. तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज सारी देखना, स्टैंडर्ड ऑफ इम्पोर्टिंग. तो ये सारा जो बोर्ड का काम है टू सपोर्ट द फार्मर्स बाय गिविंग देम दैट असिस्टेंस कि वो ऐसा टोबैको प्रोड्यूस करें दैट मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ इम्पोर्टिंग कंट्रीज. ठीक है. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट. यूजुअली हर चीज का हेडक्वार्टर हमें लगता है कि दिल्ली में होगा, मुंबई होगा, बैंगलोर होगा. इसका है गुरुग्राम. इसका हेडक्वार्टर है गुंटूर, आंध्र प्रदेश के अंदर. और जो मिनिस्ट्री इससे जुड़ी हुई है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इंडिया की टोबैको इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं इन द वर्ल्ड. चाइना पहले नंबर पे आता है. FCV टोबैको में हम 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. पहले चाइना है, फिर ब्राजील है और फिर जिम्बाब्वे है. अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको आफ्टर ब्राजील. तो यहां से किसी भी स्टेटमेंट से आपसे
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, क्या हम अनप्रोसेस्ड टोबैको के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। नहीं, हम किसी में भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है ही नहीं, हर चीज़ में मोस्टली सेकंड ही है, लेकिन एफसीवी टोबैको में हम 4th नंबर पे आते हैं। ठीक है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB, इसकी बात करनी है हमें। क्यों करनी? कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट ये है कि 2023 में देयर वर 440 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया वेयर द लेवल्स ऑफ नाइट्रेट्स इन द ग्राउंड वाटर वर कंसीडर्ड एक्सेसिव एज कंपेयर टू 359 डिस्ट्रिक्ट्स इन 2017। तो 2017 में जहां पर 359 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा पाया गया, 2023 में 440 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा पाया गया। नाइट्रेट्स वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं दैट कंटामिनेट द वाटर सोर्सेस, मे बी ड्यू टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, देयर मे बी पुअर सैनिटेशन। और अगर एक्सेस नाइट्रेट हो जाता है पानी के अंदर तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है, बच्चों के लिए। इट मे कॉज कंडीशंस लाइक ब्लू बेबी सिंड्रोम, इट अफेक्ट्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। तो जहां एक्सेस नाइट्रेट होगा दैट इज इंडिकेटिंग अ ग्रोइंग कंसर्न ओवर द वाटर क्वालिटी एंड द एनवायरमेंट हेल्थ। ठीक है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की बात करते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिंपल है, नो रॉकेट साइंस। गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, नाम से ही पता चल रहा है, टू कंट्री के ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने का काम है इसका, राइट। मैनेजमेंट, managing the groundwater resources across the country. It explores the areas, evaluates the condition of the groundwater quality, quantity, कहाँ पर improvement की ज़रूरत है, right? कहाँ you need to improve the supply of that, finding ways to recharge the groundwater, ये सारा काम इसका है। तो it is a national apex agency. साइंटिफिक इनपुट प्रोवाइड करना, एक्सप्लोर करना, मॉनिटर करना, असेस करना, रेगुलेट करना, ये सारा काम किसका है? इस पर्टिकुलर बोर्ड का। तो इसका मैंडेट क्या है? मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप दैट नॉलेज, टू शेयर द नॉलेज कि हाउ टू यूज ग्राउंड वाटर वाइसली। नेशनल पॉलिसीज, इट वर्क्स टू क्रिएट दैट, implement the national policies, right? Exploration, assessment, distribution, pollution, protection from pollution, सारा इसका काम है। चेयरमैन होते हैं और इसमें 5 मेंबर होते हैं। एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जियोफिजिसिस्ट, केमिस्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, हाइड्रोमेट्रोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स, ये सब होते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर है। ठीक है। सो इनका मेजर एक्टिविटीज क्या है? अब यहाँ से तो मतलब वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन, जियोफिजिकल सर्वेज, असेसमेंट करना, मॉनिटर करना ग्राउंड वाटर लेवल कितना है। तो ये सारा काम किसका है? इन्हीं का ही है। असेसमेंट, सर्वे, मॉनिटरिंग, डिसेमिनेशन, मॉडलिंग, सेंसिंग, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, कंट्रोलिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट, ये सारा काम इसका है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना कि यू एस्टैब्लिश अ बेंचमार्क मेथोडोलॉजी फॉर ग्राउंड वाटर स्टडीज, R&D स्टडीज इन ग्राउंड वाटर सेक्टर, उसका एप्लीकेशन, इन्वेस्टिगेशन, एवरीथिंग, वाटर कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज ट्रांसफर, आर्टिफिशियल रिचार्ज करना ग्राउंड वाटर का, किसका काम है? इस बोर्ड का काम है। अगर समझ आ गया, किसी भी तरीके से ऑप्शन को घुमा दे, आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड का काम क्या है। ठीक है, सॉर्टेड है। आगे बढ़ते हैं विद द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज सेशन। 4-day funnel survey conducted at the Shindurne Wildlife Sanctuary has added findings to the sanctuary's biodiversity records. So basically there was a survey that was conducted in this sanctuary. मैंने ये मैप इसलिए लगाया है क्योंकि आपको यहाँ पर अगस्त्यमलाई दिख रहा होगा, दिख रहा है, बस इसीलिए ये मैप है। क्यों? क्योंकि ये जो सेंचुरी है इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, और यूपीएससी पूछती है यूजुअली ऐसे सवाल। ठीक है, इस बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन सी सेंचुरीज आती हैं, ऐसे करके पूछ लिया जाता है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपको केरला में कोलम डिस्ट्रिक्ट के वेस्टर्न घाट्स में सर्दर्न पार्ट में वहाँ देखने को मिलेगी। मोस्ट ऑफ द सेंचुरी एरिया इज हिली एंड ड्रेनेज की अगर मैं बात करूँ तो मेजर रिवर्स आर शिंडुरनी, कजुथुर्थी एंड कुलतपुजा। मतलब आप इसको, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। शिंदुरनी एंड कुलथुपुजा, तो ये कुछ
मेजर रिवर्स हैं जो यहाँ से गुजरती हैं। वेजिटेशन आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगी। शिंडरने जो नाम है ये एक ट्री स्पीशीज से आता है, तो वहां से इसका नाम रखा गया है। इट इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ अ ट्री स्पीशीज जिसको लोकली शेन कुरुंजी बोला जाता है, जो कि इस रीजन में ही इट इज एंडेमिक टू। बाकी एलिफेंट्स, टाइगर्स, लेपर्ड्स, नीलगिरी लंगूर्स, लॉयन टेल मैक्यो, बोथ ऑफ विच दे आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। और यूपीएससी पूछती है कि ये पर्टिकुलर स्पीशीज इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट। येस इट इज। यूजुअली एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ये स्पीशीज नॉर्थ में मिलती है या साउथ में मिलती है, और अगर कोई स्पेसिफिकली लिख दिया कि ये दैट इज एंडेमिक टू दिस एरिया, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वेरियस टाइप्स ऑफ बर्ड्स, मालाबार पाइड हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, वुड पेकर्स, फ्लाई कैचर्स, ये दीज डिफरेंट बर्ड्स यू विल फाइंड हेयर। ठीक है, सो दिस वॉज द होल लेक्चर। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू, बट प्लीज मेक श्योर दैट डू रिवाइज वट एवर वी कवर, राइट। सो अभी तक दिसंबर 2024 में जो भी हमने किया उसको रिवाइज करो। अब नया साल, नया महीना आ गया है, तो अभी हम जो हफ्ते में कवर करेंगे वो रिवाइज करो, फिर 15 दिन की रिवीजन करो, फिर जनवरी खत्म हो जाएगा तो पूरे जनवरी की रिवीजन करो। तो रिवीजन की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। एंड फॉर मोर सच क्लासेस व्हाट यू हैव टू डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू कैन शेयर योर फीडबैक्स विद मी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लर्नड, आई होप you enjoyed. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning, all the best. Thank you.